नमस्कार श्रोताओं, कुमार कहानियां में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण बात, ध्यानपूर्वक सुनने का महत्व अत्यधिक गहरा होता है, विशेषकर जब हम कोई कथा, कहानी या आपबीती आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब भी आप ऐसी किसी कहानी को सुनने बैठें तो उसे मन और आत्मा से ग्रहण करें। यह आवश्यक है कि आप खुद को उस कहानी में खो जाने दें ताकि उसका सार आपके जीवन में प्रभावशाली ढंग से उतरे। इसके लिए आपको एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां पूर्ण शांति हो। उस स्थान पर कोई बाहरी शोर या अवरोध नहीं होना चाहिए जो आपके और उस कथा के बीच में आए। एकाग्रता से सुनने से न केवल आप कहानी का गहराई से आनंद ले पाएंगे, बल्कि उसकी शिक्षा और संदेश को भी अपने जीवन में शामिल कर सकेंगे। यह ध्यानपूर्ण सुनने का तरीका आपको न केवल कथा से जोड़ता है, बल्कि उसके भीतर छिपी भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए जब भी आप कोई कहानी सुने तो इसे मंत्रमुग्ध होकर और पूरी तन्मयता के साथ सुने। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूं। कुछ साल पहले हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता कंकाल था, जो साल 2000 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल स्कूल बंद होने के पीछे एक कारण भी कुछ वैसा ही था। वहां हर रोज कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोगों ने उस स्कूल के पास किसी बच्चे की आत्मा को देखा था, जो हमेशा उस स्कूल के इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ती थी। वह कभी स्कूल के दरवाजे के पास खड़ी दिखाई देती तो कभी छत पर बैठे हुए, लेकिन अब तक उस आत्मा, उस भूतनी किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं किया था। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी थी, लोगों ने उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया। दरअसल मैंने उस घटना को बहुत नजदीक से देखा था और महसूस भी किया था, तो आज मैं आपको वही घटना सुनाना चाहता हूं। साल 2000 हमेशा की तरह गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जून महीने में हमारे स्कूल खुल गए थे। तब मैं और मेरे गांव के मेरे कुछ दोस्त, हम सब दूसरे जिले के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। मेरी उम्र तब 13 साल की थी और जो स्कूल हमारे गांव में था वहां बस पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पढ़ाया जाता था। 5वीं कक्षा के आगे गांव के लड़के लड़कियों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। उस वक्त मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वैसे तो गांव की आबादी कम होने की वजह से उस स्कूल में महज 15 से 20 बच्चे थे और सभी को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक उपलब्ध था। उस वक्त वह छोटा सा स्कूल भी शुरू हो चुका था। हमारे गांव के स्कूल के पीछे एक बड़ा सा खेत है जो कि कई साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो स्कूल के बच्चों को खेलने के लिए वही ग्राउंड हुआ करता था। जब जिले का हमारा स्कूल 4 बजे छूट जाता तो गांव पहुंचने के बाद हम सारे दोस्त उसी छोटे स्कूल के पीछे वाले मैदान में खेला करते थे। उन दिनों गांव के स्कूल की मरम्मत की जा रही थी और स्कूल के पीछे ही ईंट पत्थर ऐसा निर्माण का सामान रखा हुआ था। वैसे तो पिछले 3 साल से वह मरम्मत का काम चल रहा था। सुना था कि जब कभी थोड़ा काम शुरू हो जाता, कोई ना कोई आफत आ जाती और काम फिर से रुक जाता था, और ऐसा 3 सालों से चला रहा था। उस साल स्कूल के पीछे पानी की टंकी बनाने का काम शुरू हुआ था और उसी टंकी को बनाने के लिए एक बड़ा सा 7 से 8 फीट गहरा और करीब 10 फीट चौड़ा गड्ढा बनवाया गया था। लेकिन उस गड्ढे को बनाते वक्त एक मजदूर का पैर मशीन में आकर कट गया था और फिर से वही हुआ। फिर से काम थोड़े में ही रुक गया था। हमारे स्कूल शुरू होने के बाद से ही कुछ दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी, तो मुझे और मेरे दोस्तों को खेलने को नहीं मिल पा रहा था। और फिर एक रोज बारिश थम गई। जिस दिन बारिश थमी, उस रोज मैं और मेरे दोस्त सभी स्कूल से छूटते ही सीधे हमारे गांव के उस पुराने स्कूल के पीछे पहुंच गए। हमारी वहां एक खास जगह थी जहां पर हम बैट बॉल, गिल्ली डंडा, ऐसा सारा सामान छुपा कर रखते थे और उसे कोई हाथ भी नहीं लगाता था, क्योंकि हम 10 से 12 बच्चों के अलावा कोई भी खेलने नहीं आता था। तो उस रोज बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन खेत थोड़ा गीला था, तो हमने उसी जगह से कुछ ईंटें उठाई और उसके टीम बनाकर बैट बॉल खेलने लगे। वह वक्त ऐसा था कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तब सूरज भी डालने को था। खेल खेल में एक बार गेंद उसी पानी में गड्ढे में जा गिरी। तब मेरा दोस्त गेंद लाने बाहर चला गया। जब वह गड्ढे के पास खड़ा था, तब एक दूसरे दोस्त ने मस्ती मस्ती में उसे धक्का दे दिया और वह उस पानी से भरे गड्ढे में गिर गया।
उसके पीछे ही उस दूसरे दोस्त ने भी उस पानी में छलांग लगा। अब बारिश तो शुरू हो चुकी थी, तो बाकी सब भी एक एक कर उस गड्ढे में कूदने लगे और पानी से भरे गड्ढे में मस्ती करने लगे। बहुत देर तक खेलने के बाद सब दौड़ते भागते हुए अपने अपने घर चले गए। उसके 1 घंटे बाद शिवम की मां मेरे घर आ गई। दरवाजे पर आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि शिवम कहाँ है। मैंने उनसे कहा कि शिवम तो हमारे साथ ही खेल रहा था और हमारे साथ ही वह घर वापस भी आ गया था। मैंने ऐसा उन्हें कह तो दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उस गड्ढे से निकलने के बाद शिवम शायद हमारे साथ नहीं था। मुझे खुद मेरी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि मैदान छोड़ने के बाद मैंने सच में शिव को कहीं देखा ही नहीं था। हमें लगा था कि वह हमसे पहले पानी से बाहर निकलकर आया होगा और अपने घर चला गया होगा, पर शायद सच तो यह था कि शिवम को हमने देखा ही नहीं था और ना ही किसी का उसके होने ना होने पर ध्यान गया था। तो मैंने शिवम की मां को फिर से रोकते हुए कहा, मां जी, शिवम और हम सारे दोस्त साथ में खेल रहे थे। स्कूल के पीछे वाले मैदान में खेल खेल में पता नहीं शिवम कहां चला गया। मतलब उसके बाद शायद मैंने उसे नहीं देखा। उसकी मां ने ठीक है इतना कहा और आगे दूसरे दोस्तों के घर देखने चली गई। लेकिन देर रात तक शिवम का कहीं भी पता नहीं चला, तो गांव के सारे लोग उसे ढूंढने लगे। लोगों के साथ हम बच्चे भी उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि आखिर में वह हमारे साथ ही था। अब ढूंढते ढूंढते हम उसी गड्ढे के पास आ पहुंचे। लोगों के साथ साथ हमने उस स्कूल के आसपास की सारी जगह को छान मार लिया था, लेकिन उसके वह होने का कोई भी निशान नहीं मिला। जब मैं गड्ढे के पास था तो मैंने पानी में कुछ हलचल महसूस की। तब मैंने टॉर्च मारकर गड्ढे को देखा। गड्ढे का पानी काला नजर आ रहा था। मैंने शिवम के पिताजी से कहा, काका शायद इस गड्ढे में चेक करना। तब उन्होंने कहा, अरे यह 10 फीट का ही गड्ढा है और वैसे भी उसे अच्छी तरह से तैयार ना आता है। तो मैं चुप हो गया। रात भर ढूंढने के बाद भी शिवम कहीं नहीं मिला। हम बच्चे तो कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोगों से रात भर ढूंढते रहे। मैं उस रात शिवम के बारे में सोच ही रहा था। जहां तक मुझे याद है, उसे किसी ने धक्का दिया था और वह शायद मेरा दोस्त राहुल था। लेकिन वहां तो हम सभी बच्चे मस्ती मजाक कर रहे थे। तो फिर शिवम अचानक कहां गायब हो गया था और किसी के ध्यान में यह बात क्यों नहीं आई? सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई। सुबह सुबह किसी की रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया तो सब तरफ रोने धोने का शोर था। किसी की मौत का मातम लग रहा था। मैंने मेरे बड़े भाई से पूछा कि भाई क्या हो गया है? तो भाई ने कहा, सुबह 5 बजे शिवम की लाश मिली है भाई की। यह बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब कहां मिली उसकी लाश? तब भाई ने बताया कि स्कूल के पीछे जो बड़ा सा गड्ढा है, उसी गड्ढे के पानी में उसकी लाश पुल के ऊपर आई थी। सुबह सुबह राहुल के पिताजी उस तरफ जा रहे थे तो उन्हें नजर आ गई। मैं झट से बिना हाथ मुंह धोए हुए लोगों से छुपते छुपाते सीधे स्कूल की तरफ चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि गांव के बड़े लोग, सरपंच पाटिल वगैरह सब वहीं आसपास अंतर बनाकर खड़े हुए थे। उनमें से कोई तो पुलिस को इत्तला करने के लिए चला गया था और उनकी बातों से यह लग रहा था कि पुलिस कुछ ही देर में आने वाली है। मौका मिलते ही मैं धीरे धीरे उन लोगों में से आगे आगे बढ़ रहा था। असल में मैं देखना चाहता था कि शिवम की लाश कहाँ है और उसे क्या हो गया है। और एक बार मुझे मौका मिला, तब मैंने शिवम की लाश को देखा। उसकी त्वचा पूरी सफेद पड़ चुकी थी। उसका शरीर, उसका चेहरा, उसके हाथ पांव सब फूल चुके थे। वह तो पहचानने में भी नहीं आ रहा था। उसकी खाकी चड्डी और स्कूल का शर्ट, यही उसकी पहचान थी। उसका वह पूरा काला हुआ शरीर पानी की सतह पर आ चुका था। उसका वह बेजान शरीर देखकर मेरी सांस फूल गई और मैं पीछे हट गया। मुझे लड़खड़ाते हुए देख लोगों ने मुझे वहां से घर जाने की चेतावनी दी। मैं वापस घर जा रहा था, तब मुझे रास्ते में ही राहुल खड़ा दिखाई दिया। मैं भागकर ही उसके पास चला गया और उससे पूछा, राहुल, तुझे पता चला? शिवम के बारे में तो खुद थोड़ा निराश था और वह बोला, तुमसे पहले मुझे पता चला। मेरे पापा ने ही उसकी लाश को सुबह देखा था, लेकिन बहुत बुरा हुआ। और ऐसा कहकर वह थोड़ा रोने लगा तो मैंने उसे थोड़ा हिचकिचाहते हुए पूछा, तो अपने कल उसे धक्का दिया था ना,
जब वह पानी से गेंद निकालने गया था तो राहुल शांत होते हुए बोला, किस धक्के के बारे में बात कर रहे हो प्रकाश? मैंने शिवम को कोई धक्का नहीं दिया। कल तो मैं खेलने ही नहीं। तुम तो जानते हो कि मैं बीमार था और मैं घर पर ही था। तब मुझे याद आया कि कल तो राहुल को बुखार था और वह स्कूल भी नहीं आया था। तो फिर शिवम को धक्का किसने दिया? शिवम को तो अच्छे से तैरना भी आता था, तो इतने से छोटे गड्ढे में उसका डूबना नामुमकिन था। कुछ वक्त बाद पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची। शिवम की लाश को गड्ढे से बाहर निकाला गया। हम बच्चों को वह बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा था। दोपहर तक बस इतना पता चला कि शिवम की लाश को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन शाम होते होते और भी अजीब किस्से कानों पर सुनाई पड़ने लगे। अब एक एक कर किस्सा सुनाने के अलावा मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि लोगों में शिवम की मौत को लेकर क्या क्या बातें चल रही थीं। लोगों का कहना था कि जब शिवम की लाश मिली और उसे बाहर निकाला गया तब उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। मतलब वो इंसान जैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी लाश को गड्ढे से बाहर निकालने के बाद जांच के 1 घंटे से सारा पानी निकाला गया। तब पुलिस को गड्ढे के नीचे मिट्टी में कीचड़ में फंसा हुआ एक कंकाल मिला, जो कि देखने में किसी हाड़ियां 8 साल के बच्चे का लग रहा था। तो अब सारे लोग शिवम की मौत को लेकर अपना अपना तर्क लगा रहे थे। ज्यादातर लोग उसे ही भूत प्रेत से जोड़ रहे थे और सभी लोग थोड़े ख्वाब में भी थे। पर अब इस कंकाल की भी जांच की जा रही थी। रात होते होते पता चला कि शिवम के इलाज की शुरुआती जांच हो गई है और उसके मुंह में भी एक काला कपड़ा मिला है, जो कि उसके गले से पेट के अंदर तक गया था। जैसा कपड़ा कंकाल के ऊपर था, वह कपड़ा उससे मेल खाता था और डॉक्टरों का यह कहना था कि उसकी मौत कपड़ा मुंह में फंसने की वजह से और पानी अचानक पेट में जाने की वजह से हुई थी। मतलब दम घुटने की वजह से पता नहीं, पर क्यों मुझे सारा वाकया अजीब लग रहा था। मैं छोटा था और शायद इसलिए मैं अपना दिमाग ज्यादा दौड़ा रहा था। उसके बाद कुछ दिन गुजर गए। थोड़े ही दिनों बाद धीरे धीरे वह सब शांत भी हो गया। हम बच्चों को अब भी वह खेलने से मना कर दिया गया था। कुछ 2-4 दिन में ही पुलिस की जांच पूरी हो गई और जांच के कुछ दिनों बाद उस गड्ढे को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया गया। जहां तक मुझे पता है, उस स्कूल का निर्माण पिछले 3 सालों से चला आ रहा था और हर बार कोई ना कोई हादसा हो जाता और काम रुक जाता था। चाहे शिवम की मौत और उस जगह का कुछ तो संबंध था, ठीक से याद नहीं, पर शायद उस दिन शिवम की 13वीं थी। मैं और मेरे घर वाले शिवम के घर चले गए थे। जब मैं उसके घर गया था तब देखा कि शिवम की एक तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है। उसे देख मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे घूर रहा है। जब हम सब वापस अपने घर गए तो मुझे बार बार शिवम का चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आने लगा था। उस रात में देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। बाहर सब शांत हो चुका था कि तभी खिड़की पर बाहर से ही किसी ने थप्पा या एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार, इतनी रात को यहां कौन आ सकता है। मैं आराम से उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर क्या था मुझे पता ही नहीं था। हमारी खिड़की पुराने जमाने की लकड़ी से बनी हुई थी, जिस पर बस लोहे की सलाखी थी। जब मैंने खिड़की खोली तो देखा कि खिड़की के बाहर शिवम खड़ा था। एक हाथ से उसने लोहे की सलाख को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह दीवार पर नाखूनों से कुरेद रहा था। उसे देखते ही मैं झटके से खिड़की से दूर हो गया। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। वह बस मुझे ही घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। चेहरे पर किसी तरह की दाग पड़ चुके थे। मुझे देख अब वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए वह धीरे से अपने होठों में ही कुछ बड़बड़ाई जा रहा था। उसकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी और फिर मुझे उसकी बात हल्की हल्की सुनाई देने लगी। पता नहीं था वह यह बड़बड़ा रहा था या बस मेरा वहम था। मेरे हाथ पर अपनी जगह पर ही जम गए थे। मैं अपनी जगह पर ही खड़े खड़े कब कहाँ आ रहा था। मैं इतना डरा हुआ था कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी और अब की बार मुझे उसकी आवाज एकदम साफ सुनाई दी। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। और हंसते हुए वह खिड़की के सलाखों के बहुत पास आ गया। उसके चेहरे पर, सर पर, बदन पर सब तरफ कीचड़ लगा हुआ था, वैसा ही कीचड़ जैसा मैंने उस रात शिवम को ढूंढते वक्त उस गड्ढे में देखा था। वह बस हंसते हुए अपने नाखूनों से दीवार को कुरेता जा रहा था। मेरा शरीर यहां सुन्न पड़ चुका था
और एक अजीब सा डर की लहर पूरे शरीर में बार बार दौड़ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। दिमाग का शरीर पर काबू ही नहीं था। सामने जो भी था उसे देखने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह बस अपनी बड़ी बड़ी सफेद आंखों से मुझे घूरे जा रहा था ना, तो वह अपनी पलकें झपका और ना ही मुझसे अपनी नजर हटा रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि मैं भी उसकी नजर से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। वह एक बहुत ही भयानक एहसास था। किसी तरह मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी नजर हटा ली और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब शिवम के दोनों हाथ खिड़की के अंदर आ चुके थे और वह मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। इशारा करते हुए धीरे धीरे उसका मुंह खुलने लगा और वह हद से ज्यादा बड़ा हो गया। उसके मुंह के अंदर कुछ गाली कपड़े जैसा था और मुंह से ही कीचड़ से भरा पानी टपक रहा था। ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ खींचा हुआ जा रहा था और मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे मैं उसके पास खींचा जा रहा था, एक अजीब सी तरंग की बदबू आने लगी। उसकी गर्दन अब टेढ़ी हो चुकी थी और उसके मुंह से हम ऐसी आवाज आ रही थी। मेरा दिल यह कह रहा था कि वह शिवम नहीं है, वह कुछ भयानक खौफनाक चीज है। जैसे ही मैं बहुत नजदीक चला गया, उसने अपने कीचड़ से भरे दोनों हाथों से मेरी बाहों को पकड़ना चाहा। उसके छूते ही मुझे शरीर में गर्मी का एहसास हुआ। इस वक्त उसके चेहरे पर हंसी के बजाय दर्द का एहसास था। यहां तक कि मुझे मेरे गले के पास बहुत ज्यादा गर्व महसूस होने लगा और फिर एक झटके में ही शिवम पीछे हट गया। वह ऐसे पीछे हटा जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। मैंने अपने आप को संभाला और देखा कि शिवम अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया है। वह शिवम था ही नहीं। शिवम जैसा दिखने वाला कुछ और ही था। मैंने जब अपने गले पर हाथ फेरा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में एक रुद्राक्ष की माला है जो कि मेरी मां ने मुझे पहनाई थी। जैसे ही उसने मुझे छुआ था, उसमें अचानक से गर्मी बढ़ने लगी थी और शायद उसी वजह से मेरा शरीर भी गर्म होने लगा था। अगर वह रुद्राक्ष की माला मेरे गले में ना होती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। मैंने जल्दी से उस खिड़की को बंद कर लिया और मैं जाकर मेरी मां के पास सो गया। मां ने महसूस किया कि मेरी सांस फूल गई है और मां की नींद खुल गई। तब उसने मुझसे पूछा, क्या हो गया बेटा, इतना डरा हुआ लग रहा है? तो मैंने मां को अभी कुछ वक्त पहले मेरे साथ हुई वह बात बताई। लेकिन मां को लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देख लिया होगा और उसने मुझे अपने पास चैन से सोने को कहा। पिताजी रात के वक्त ज्यादातर खेतों के पास ही रहा करते थे, तो उस वक्त मैं और मेरा बड़ा भाई हम तीनों ही घर पर थे। अगले दिन सुबह स्कूल की तैयारी कर मैं 1 घंटे पहले ही स्कूल के लिए निकल पड़ा और सीधे मेरे दोस्त राहुल के घर चला गया। राहुल तब अपनी तैयारी कर रहा था। मैंने उसे जल्दी से तैयार होने को कहा और मेरे साथ आगे स्कूल चलने को कहा। राहुल भी जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ घर से निकल पड़ा। हम रास्ते में एक जगह पर रुक गए और मैंने राहुल को मेरे रात के एहसास के बारे में बताएं कि कैसे मैंने रात में शिवम को देखा और कैसे वह अचानक से गायब हो गया। तो तुम उस हादसे के दिन हमारे साथ नहीं थे, तो उसे भी उस गड्ढे को देखना था जहां शिवम के साथ वह हादसा हुआ था। लेकिन शिवम की मौत के बाद सरपंच ने एक गांव का वह स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद रखा था और तब गांव के छोटे बच्चों को गांव के ही एक मंदिर में बिठाकर पढ़ाया जाने लगा। जब राहुल और मैं वहां पहुंचे तो देखा कि वह स्कूल की जगह एकदम सुनसान थी, जैसे कोई पुराना खंडहर होता है। इंसान और शांत। तब सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन उस वक्त भी वहां इतना सन्नाटा था मानो वह कोई भूतिया जगह हो। अब ऐसा नहीं था कि हम दोनों डरे हुए नहीं थे, लेकिन दिन होने की वजह से हमें इतना डर नहीं लग रहा था। वह मैदान पर जाने के बाद मैंने देखा कि वह गड्ढा तो बुझाया गया है। मैंने राहुल को बताया कि कैसे हम वहां खेल रहे थे और कैसे शिवम के साथ वह हादसा हुआ होगा। मैं तो कुछ कुछ अपने मन की भी उसमें सुनाए जा रहा था, ताकि राहुल को मेरी बात पर भरोसा हो जाए। कि तभी कुछ अपनी ओर ले मुझसे कहा, तूने कुछ महसूस किया? मैंने अपने आसपास सर घुमाकर देखते हुए कहा, क्या? तो राहुल ने उस स्कूल के एक कोने की तरफ देखते हुए कहा, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस कोने से दीवार की आड़ में छुपकर हमें देख रहा है। और एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार मुझे ऐसा लगा। तब मैंने आखिरकार राहुल को वहां से स्कूल चलने को कहा।
क्योंकि अब मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने उसे कहा कि आगे की कहानी मैं तुझे रास्ते में सुनाता हूं, और हम सीधे वहां से स्कूल के निकल गए। मैंने जाते वक्त भी कई बार मुड़कर पीछे देखा कि सच में वहां कोई है यार, सो प्लीज, जानबूझकर मुझे डरा रहा है। उस दिन स्कूल छूटने के बाद हम 8 से 10 दोस्त एक साथ वापस घर आ रहे थे। तब उस दिन खेलने के बारे में बात कर रहे, क्योंकि शिवम की मौत के बाद किसी को भी घर से बाहर खेलने के लिए छोड़ा नहीं गया था। कुछ दोस्तों ने गांव के बाहर एक दूसरी जगह खेलने के लिए देख रखी थी, पर जब हम वहां पहुंचे तब हमारे ध्यान में आया कि हमारा खेलने का सारा सामान तो हमारे गांव की स्कूल की छत के नीचे उस दीवार पर छुपा कर रखा हुआ है। अब वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन राहुल न जाने क्यों वहां जाने के लिए एक बात में तैयार हो गया। चल, उस जगह के बारे में, उस हादसे के बारे में उसके मन में अब भी जिज्ञासा थी, तो मैंने उसे समझाया है कि इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा। हम किसी और को कहकर अपना सामान निकालने को कह देंगे, और वह था कि मेरी बात को माना ही नहीं और अकेला ही साइकिल लेकर निकल पड़ा। तो मैं भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ ही दूरी पर मैं भी साइकिल पर पीछे बैठ गया। जब हम वहां पहुंचे तो माहौल वैसा का वैसा ही था जैसा सुबह था। अब भी वैसा ही था, एकदम शांत और सुनसान। मेरे मन में पहले से ही डर था। ऊपर से वहां का सन्नाटा मुझ में और भी डर पैदा कर रहा था। हम वहां एक छोटा सा गेट खोलकर अंदर चले गए। स्कूल के इर्द गिर्द आरओ का छोटा सा कंपाउंड बना हुआ था। मैं बार बार अपनी नजर घुमाकर अपने आसपास देख रहा था। अब हम दोनों स्कूल के पीछे की तरफ चले गए। वहीं ठीक दीवार पर बैट, बॉल और गिल्ली डंडा रखा हुआ था। जैसे जैसे हम पीछे की ओर जा रहे थे, हमें स्कूल के अंदर से चर्चा की आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज अंदर जमीन पर खिसकती हुई कहीं जा रही हो। वह बिल्कुल वैसी ही आवाज थी। हम कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर ही रुक गए। तब मेरा ध्यान उस बुझाई वह गड्ढे की ओर गया। वह देख एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने राहुल को कहा कि जल्दी से बैठ लें और चल, यहां से मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं आसपास ध्यान रखता हूं, तब तक तू दीवार की तरफ जा। तो अपना थोड़ा बिंदास आगे बढ़ा। उसको एक मिट्टी का बना हुआ पुराने जमाने का बड़ा सा मकान था और उस पर खपरेल की छत थी। तू राहुल है? छपी कुछ खबरें निकाली और बैट और बॉल निकालने के लिए अंदर हाथ डाल दिया। पहले उसने गेंद को निकाला और मेरी तरफ फेंका। मैंने गेंद को पकड़ा और फिर हमने दोबारा अपना हाथ अंदर डाल दिया। तभी तेजी से ही चर्चा की आवाज मुझे सुनाई दी, जैसे कोई चीज तेजी से खिसक दीवार की तरफ आ गई हो। और तभी राहुल जोर से चीख पड़ा और उसे छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगा। मेरी तो उस वक्त हवा ही निकल गई। मैंने गेंद को वहीं फेंक दिया और अपने घर भागा। उसके दूसरे हाथ को पकड़ा तो है। मैंने उसे दूर से खींचा और फिर हम दोनों की धड़ाम से नीचे गिर पड़े। राहुल तब घबराते हुए बोला था। मैंने उसका हाथ देखा तो उसके हाथ के निशान थे और उसी पल हम दोनों स्कूल के आगे की तरफ भागने लगे। हम गेट से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से उस स्कूल का दरवाजा एक झटके में खुल गया और दरवाजा खुलते ही सामने किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसे वहीं जकड़ लिया हो। मैं गेट के बाहर साइकिल के पास पहुंच चुका था और बार बार चूपियों से बाहर आने के लिए कह रहा था, लेकिन राहुल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वह देख अब मेरी हालत और भी खराब हो गई। अब तो ना मुझ में आगे जाने की हिम्मत थी और ना ही उसकी मदद करने की। उसके चेहरे पर कुछ हलचल हो रही थी, उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बहुत जोर लगाकर अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बस उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे। मैं और राहुल बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। लेकिन तब मुझे याद आया कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है, तो शायद राहुल को जो कोई भूत है वह मुझे कुछ नहीं कर सकता। और मैं डरते हुए फिर से गेट के अंदर चला गया। और फिर जैसे ही मैंने राहुल को छुआ, मुझे जोर का झटका सा लगा। उस झटके से मैं पीछे गिर पड़ा, लेकिन उसी वक्त राहुल अपने आप कहता हुआ स्कूल के अंदर चला गया और वह दरवाजा भी धड़ाम से बंद हो गया। इस बार तो मेरी हालत बताने लायक ही नहीं थी। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। मैं थरथराते हुए उस साइकिल पर बैठ गया और साइकिल को तेज से भगाने लगा। दोस्तों के पास पहुंचकर उन्हें जल्दी जल्दी में बताया कि वहां राहुल और मेरे साथ क्या हुआ था।
मेरा घबराहट चेहरा देख उन्हें भी मुझ पर यकीन हो गया और फिर अगले ही पल सब चीखते चिल्लाते हुए गांव की तरफ दौड़ पड़े। हमारे गांव जाते ही बस 5 मिनट में ही गांव में हंगामा खड़ा हो गया। सारे बड़े बुजुर्ग लोग जल्दी जल्दी में सपने के घर इकट्ठा हो गए। मैंने रोते हुए ही उन्हें पूरी घटना बताई। कुछ लोग मुझ पर चिल्लाते अभी, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने उन्हें समझाया कि वह बच्चा है, तो इस बात को पहले हमें जाकर यह देखना होगा कि वह असल में हुआ क्या है। और फिर अगले कुछ ही मिनट में उन्होंने स्कूल पर जाने का निर्णय ले लिया। हमारे गांव में जो शास्त्री मतलब देवी के पुजारी थे, उन्हें भी इस बात की खबर दी गई और उन्हें भी स्कूल के पास आने को कहा गया। यह सब होने तक थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो चुका था। लोग भागते दौड़ते हुए उस स्कूल के पास पहुंचे। मैं भी उन लोगों के साथ ही था। सबने आसपास टॉर्च मारते हुए देखा, लेकिन वह सब पहले जैसे ही नॉर्मल था। सब पुजारी जी का आने का इंतजार करते हुए बाहर ही खड़े थे। कुछ ही देर में पुजारी भी तेजी से चला रहे थे। वहां पहुंचे और वहां आते ही उन्होंने सब लोगों से कहा, जब तक सच झूठ क्या है पता नहीं चल जाता, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। और ऐसा कहकर वह अकेले ही अपने एक हाथ में पानी की कांच की बोतल और दूसरे हाथ में भभूत लेकर आगे बढ़े। लोग बाहर से ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए टॉर्च से रोशनी दे रहे थे और तब सबने देखा कि जैसे जैसे पुजारी स्कूल के पास अंदर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वह बोतल का पानी अपना रंग बदल रहा था। कुछ ही सेकंड में पानी पूरा काला पड़ चुका था। उन्होंने अपनी जगह पर रुकते हुए बिना पीछे मुड़ी कहा, यह कोई बहुत ही दुष्ट आत्मा है, कोई पिशाच है जो शायद कई सालों से सोया था और अब अचानक से जाग गया है और ऐसे पीछे आज हमारे जैसे जीवित प्राणियों का जीवित सार खाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहते हैं। और फिर पुजारी जी ने अपने हाथ में जो बोतल थी उसका पानी आसपास की जगह पर छिड़क दिया। उनका मानना था कि इससे कुछ वक्त के लिए इस जगह की और उस विशाल की ताकत कम हो जाएगी। और फिर उन्होंने अपने साथ जो भभूत लाए थे उसे अपने चेहरे पर और पूरे शरीर पर मल दिया। फिर उसके बाद वह गुस्से में चिल्लाते हुए आगे चले गए। उन्होंने जाकर सीधा उस स्कूल का दरवाजा खोल दिया। तब हम सब ने दूर से ही देखा कि राहुल एक कोने में दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा हुआ था। पुजारी जी को भी शरीर पर जलन महसूस होने लगी थी, लेकिन वह उसी जोश में अंदर चले गए और अगले ही पल राहुल के हाथ को पकड़कर उसे किसी जानवर की तरह खींचते हुए बाहर लेकर आ गए। वह शायद दिखने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। जब पुजारी जी उसे खींचकर गेट के बाहर लेकर आए तब वह भी नीचे जमीन पर गिर पड़े, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। उनके शरीर पर जलने के दाग उभर चुके थे। पुजारी जी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। राहुल को जिस हालत में खींचकर लाया गया था वह उसी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। किसी बेजान जानवर की तरह आंखें खुली की खुली थीं और उनमें सफेदी आ रही थी। मुंह खुला था और उसकी जीभ काली पड़ने लगी थी। चेहरे का रंग उड़ता हुआ मालूम पड़ रहा था। सांस इतनी धीमी चल रही थी जैसे वह कुछ देर में मरने वाला हो। लेकिन पुजारी के बाहर आते ही उन्होंने इशारे से राहुल और मुझे घर ले जाने को कहा। लोग झट से आगे बढ़े और उन दोनों को उठाकर घर ले गए। अब यहां पर मेरा काम खत्म हो गया था। इसके बाद मुझे कुछ देखने को नहीं मिला कि असल में राहुल और पुजारी जी के घर ले जाने के बाद वहां क्या हुआ था, क्योंकि उम्र में छोटा होने की वजह से न तो कोई मुझे वहां जाने देता था और न ही मुझसे कोई बात करता था। लेकिन मुझे बाद में हकीकत सब पता चली कि कौन जिंदा बचा, कौन मर गया और वहां क्या हुआ था। यह सब मैं आपको बताऊंगा। बस आगे क्या हुआ था वह मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। बस जो सुना था उसके आधार पर बताने जा रहा हूं। तो सब लोगों में कई तरह की बातें चल रही थीं और किसी को भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पुजारी जी की हालत खराब थी और राहुल की भी तो अपनी ले। रोज रात को उसे वहां से जाने देने के लिए जिद करता था। उसकी आवाज भी बदल रही थी और साथ साथ ही उसका शरीर भी वह दिन भर किसी बेजान की तरह पड़ा रहता था। और जैसे जैसे रात बढ़ने लगती उसमें हद से ज्यादा ताकत आ जाती थी। लेकिन पुजारी जी भी वही थे। उसी के साथ वह एक कमरे में ही बंद है। उन्होंने जानबूझकर अपने आप को राहुल के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था
और लोगों से बस इतना कहा था कि जब तक मैं दरवाजा ना खोलूं कोई भी अंदर नहीं आएगा, और अगर इस पिशाच ने दरवाजा खोल दिया तो समझ लेना कि मैं मर गया हूं, जब तक यह सारा मामला शांत नहीं हो जाता। कोई हमें खाना पानी तक नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने उस कमरे के अंदर जाने से पहले किसी को उन्होंने घर से भभूत और उनका एक झोला लाने को कहा, और फिर जिस कमरे में वह बंद होने वाले थे उस कमरे के दरवाजे पर भभूत से एक लाइन खींचने को कहा था, और यह चेतावनी भी दी कि जब तक वह खुद कमरे से बाहर नहीं आ जाते तब तक वह लाइन बुझने नहीं। और सब उसी तरह से चल रहा था जैसा कि पुजारी जी ने बताया था। हर रात राहुल और पुजारी जी के चिल्लाने की आवाज आती थी, जोर जोर से मंत्र पढ़े जा रहे थे। कभी राहुल उन्हें छोड़ने के लिए कहता तो कभी पुजारी जी उस विशाल काया को उसका शरीर छोड़कर जाने को कहते। पर 2 दिन बीत गए थे, सब ऐसा ही चल रहा था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो गया है, और यह सब शांत होने के लिए और कितने दिन लगेंगे। पुजारी जी के हिसाब से तो अब तक बचाने का एकमात्र तरीका था। तीसरे दिन तो उसके घर वालों ने बहुत डरावना नजारा देखा। उस रात वह पिशाच इतना ताकतवर हो गया था कि उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन भभूत की वजह से वह दरवाजे के बाहर कदम नहीं रख पाया, और वह गुरुर लाते हुए फिर से अंदर चला गया। उस वक्त भी बाहर खड़े लोगों ने पुजारी जी की हालत देखी। उनकी हालत भी खराब थी, और वह अपने साथ साथ जो अपने को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पुजारी जी ने किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस से दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद और 2 दिन तक वैसे ही सब चलता रहा, और फिर 5वें दिन रात को सब अचानक से शांत हो गया। उस रात में तो राहुल की आवाज आ रही थी, अरे नहीं पुजारी जी, कि सब बाहर बैठ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सुबह करीब 5 बजे राहुल खुद अंदर से दरवाजा खोला, और इतना ही नहीं, इस बार वह 2 कदम उस कमरे से बाहर भी आया। बाहर जो लोग बैठे थे वहां से बाहर आता देख बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कि शायद पुजारी जी हार गए हैं, लेकिन राहुल की खुद की हालत खराब थी। उससे चला तक नहीं जा रहा था, वह खुद दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पिताजी उठकर उसके पास चले गए। तब तो अपनी आवाज में कहा, शास्त्री जी को बचाना होगा, वह मौत से जूझ रहे हैं। उसकी वह बात सुनकर वहां बैठे लोगों को यकीन हो गया, पुजारी जी जीत चुके हैं। उन्होंने उस पिशाच को हरा दिया था और उसे राहुल का शरीर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। लोगों ने उन दोनों को उसी हालत में उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। 5 दिन तक खाना पानी ना होने की वजह से और हालत ज्यादा ताकत खर्च होने की वजह से दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद दोनों भी अस्पताल से छूटकर वापस आ गए। दोनों भी बच गए थे। ठीक होने के कुछ दिनों बाद पुजारी जी ने सबको बताया कि उन्होंने अंदर क्या किया था और वह पिशाच आखिर कौन था उसके साथ में। उन्होंने भूत पिशाच का सामना करने के लिए कुछ जरूरी बातें भी बताई। उन्होंने बताया कि जब कोई भूत पिशाच शैतान तुम पर हावी होना चाहता है तो भले ही अंदर से तुम कितने भी डरे हुए हो, उसे यह मत दिखाओ कि तुम में हिम्मत नहीं है। उसका डटकर सामना करो, जैसे कि मैंने उस दिन स्कूल के अंदर जाते वक्त किया था। पानी का रंग देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि पिशाच मुझसे कई ज्यादा ताकतवर है, और इसीलिए मैं चिल्लाते हुए सीधे अंदर चला गया। अगर मैं उसे यह दिखाता कि मैं उसकी ताकत देखकर डर गया हूं तो वह राहुल को जिंदा बाहर आने ही नहीं देता और मुझे भी नुकसान पहुंचा देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो 5 दिन मैं उसके साथ था वह मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। वह सच में बहुत ताकतवर था। मुझे लगा था कि उस पिशाच को उसकी जगह से, मतलब उस स्कूल से दूर ले जाने के बाद शायद उसकी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं हर बार उससे लड़ता था और हर बार हार जाता था। तो मैं समझ गया कि अगर थोड़े वक्त के लिए भी मैं कमजोर पड़ गया तो हम दोनों की मौत है। मैं हर वक्त उसे छोड़कर जाने की चेतावनी देता और मंत्र पढ़ता रहता। आखिरकार 5वें दिन उसकी ताकत कम होती चली गई और वह राहुल के शरीर को छोड़कर जाने के लिए राजी हो गया। उसकी सास ने आखिरी दिन मुझे यह बताया कि जब वह जिंदा था उसका नाम चिंतामणि राव हुआ करता था। कई साल पहले उसका वह मकान हुआ करता था। शायद ये बात हमारे जन्म के भी पहले की बात है, और तब चिंतामणि जी वहां अपनी पत्नी और एक 8 साल के बेटे के साथ रहा करते थे। उनका बेटा तो था,
लेकिन बेटे में काफी कमी आती, जैसे वह दिमाग से तेज नहीं था। उसे आसान से आसान चीजें भी समझ नहीं आती थीं। 8 साल के होने के बावजूद वह किसी 2 साल के बच्चे की तरह मस्ती करता था। इतना ही नहीं, बल्कि उसे शारीरिक व्यंग भी था। उसका एक पैर बचपन से टेढ़ा था, तो खेलना कूदना उसके बस की बात ही नहीं थी। वह बस अपने शरीर को खिसकता हुआ आगे बढ़ता था। लेकिन इतनी खामियां होने के बावजूद भी चिंतामणि जी को अपने बेटे से बहुत प्यार था। उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनकी पत्नी को वह बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में बात यह थी कि यह बेटा चिंतामणि को उनकी पहली पत्नी से हुआ था और उसके जन्म के साथ ही उनकी मौत हो। तो लोगों की बात मानकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन्हें लगा था कि शायद उनकी दूसरी पत्नी उनके बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दिन ब दिन बात बिगड़ती चली गई। उनकी पत्नी का उनके बेटे पर जो गुस्सा था वह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन इसी गुस्से के चलते उनकी दूसरी पत्नी ने बेटे की सर को नजरअंदाज करने की बजाय गुस्से में आकर उसके सर पर कोई चीज दे मारी। वह बच्चा तो पहले से ही दिमागी और शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर था, तो वह उस वार को सहन नहीं कर पाया और उसने उसी जगह पर दम तोड़ दिया। जब तक चिंतामणि वहां पहुंचते उनका बेटा मर चुका था। वह देख चिंतामणि राव को बहुत दुख हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया, और फिर उन्होंने भी ना आव देखा न ताव अपनी पत्नी के हाथ से वह चीज छीनकर उसी चीज से उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी का सर फोड़ दिया। वह अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उसकी लाश को घर के पीछे ही दफना दिया। लेकिन बच्चे का मरा हुआ शरीर देखो, इस आदमी को सह नहीं पाए और उसी वक्त उन्होंने खुद को भी फांसी लगा ली। पर वह आज भी उसकी रखवाली करते हैं और शायद उसकी वजह से शिवम की भी मौत हो गई थी। पर मैंने अब उन्हें यह वचन दिया है कि उनके बेटे को गांव की तरफ से कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी और वह उसकी और उनके बेटे की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा भी करवाएंगे, और तब जाकर उसको राहुल के शरीर को छोड़कर जाने के लिए राजी हो गए। इस घटना ने मुझे पहले तो बहुत डरा दिया था, लेकिन पुजारी जी की बात सुनकर मुझे उन बाप बेटे पर तरस आने लगा था। कुछ दिनों बाद उस कंकाल की भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई, लेकिन वह किसका कंकाल था उन्हें पता ही नहीं चला। बस इतना पता था कि वह लगभग किसी 8 साल के बच्चे का कंकाल है। तब मुझे समझ आ गया कि उस रात मैंने जिसे खिड़की के पास देखा था वह शायद शिवम नहीं था, बल्कि चिंतामणि जी का बेटा था। उस घटना के बाद से वह स्कूल मतलब चिंतामणि जी का वह मकान हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हमेशा के लिए। अगर आपके पास भी कोई अनोखी और रहस्यमय घटना की कहानी है तो हमसे जरूर साझा करें। आप उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपकी कहानियां हमारे चैनल की जान हैं, इसलिए उन्हें सुनने और पढ़ने का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। श्रोतागण, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है, जो हमारे प्रिय श्रोता मनोज सहगल ने भेजी थी, जो मध्य प्रदेश से है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की कर ले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ। भाइयों बहनों, नमस्कार।